तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा वाला? एलसी दोलन। 2-4 लाइनें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, तो एक बार वापस से देखेंगे। एलसी दोलन नाम ही बता रहा है, परिपथ में एक तो एल होगा, एल का मतलब प्रेरक होगा, और दूसरा कौन होगा? कैपेसिटर। दोनों एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे, और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि शुरुआत में, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप यही मान करके चलें कि शुरुआत में एनर्जी किसमें है? कैपेसिटर में। उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या मान करके चल रहा हूं कि ये स्विच अभी सबसे पहले देखो वो क्या रहा है, आवेशित संधारित्र को कुंजी की सहायता से किससे जोड़ा गया है? प्रेरक से जोड़ा गया है। कुंजी अभी कौन सी कंडीशन में है? ये ऑफ है। कुंजी कौन सी सिचुएशन में है? ऑफ। और मैं मान लेता हूं कि संधारित्र पर अधिकतम आवेश है, और अधिकतम आवेश का मान कितना है? QM। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये आवेश यानी इसमें जो ऊर्जा है वो किसमें बहने लगेगी? प्रेरक में जाने लगेगी। इसका सिंपल मतलब यह है कि प्रेरक में धारा बहने लगेगी। शुरुआत में देखो, शुरुआत में निकाय की कुल ऊर्जा बताओ मेरे को, और जिस समय स्विच ऑफ है उस समय को ले रहे हैं T बराबर 0। दिख रहा है ये T बराबर 0। उस समय निकाय की कुल ऊर्जा होगी केवल किसके कारण बताओ? प्रेरक के कारण या संधारित्र के कारण? संधारित्र के कारण, क्योंकि प्रेरक में तो अभी कोई ऊर्जा है ही नहीं। तो निकाय की कुल ऊर्जा लिखूंगा मैं। जो निकाय की कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी? प्रेरक पर जो ऊर्जा हो, संधारित्र पर जो ऊर्जा होगी वही निकाय की कुल ऊर्जा होगी। कितने समय पर? 0 सेकेंड्स पर या 0 समय पर। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, अब आपको सबको पता होना चाहिए, कैपेसिटर पर एनर्जी का सूत्र होता है Q²/2C। समझ में आई बात? तो T बराबर 0 पर इस निकाय की कुल ऊर्जा है UC के बराबर। UC कैसे लिख दिया? एनर्जी कैपेसिटर की, और UC बराबर आ गया QM²/2C। C कौन है? संधारित्र की धारिता। C कौन है? संधारित्र की धारिता। ये निकाय की कुल ऊर्जा हो गई। ये पहला डायग्राम हो गया, समझ में आया? अब हम कर देंगे स्विच ऑन। ये स्विच कौन सी स्थिति में है? ऑन की स्थिति में। यहां स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में है, और अब क्या होगा? ऑन करते ही करंट बहने लगेगा। समझ में आ रहा है? करंट बहने लगेगा इधर से इधर, ऐसे। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बहने लगेगा? करंट बहने लगेगा। अब सिंपल सी बात है, जिस प्रेरक में पहले धारा थी नहीं तो उसकी ऊर्जा कितनी थी? 0। मैं यहां भी लिख रखी है, ध्यान से देखो। UL होता है प्रेरक की ऊर्जा, UC होती है संधारित्र की ऊर्जा। जब स्विच ऑफ था तो UL कितना था और UC कितना था? अधिकतम। अब जैसे ही स्विच ऑन किया, कुछ धारा बहने लगी। किसमें? प्रेरक में। तो प्रेरक में कुछ ऊर्जा आने लगी। तो मैंने मान लिया कि फिलहाल धारा बह रही है I। कितनी धारा बह रही है? I। और इसका आवेश अधिकतम से तो कम हो गया, तो कम होकर कितना रह गया? Q रह गया। अधिकतम कितना था? QM। अब वापस कितना रह गया? Q। तो इसकी ऊर्जा कुछ डाउन हो गई, इसकी ऊर्जा कुछ बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कैपेसिटर की ऊर्जा धीरे धीरे प्रेरक में जा रही है। समझ में आ रहा है? तो सेकंड डायग्राम के अंदर मैंने एक लाइन लिखी है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस स्थिति पर निकाय की कुल ऊर्जा लिख रहा हूं मैं। इस स्थिति में निकाय के पास में 2 जगह ऊर्जा बटी हुई है, थोड़ी सी संधारित्र में, थोड़ी सी प्रेरक में। थोड़ी सी जोड़ दो, जो पहले के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। Q²/2C संधारित्र में ऊर्जा, प्लस 1/2 Li² प्रेरक में ऊर्जा। दोनों की ऊर्जा वही होनी चाहिए जो शुरुआत में निकाय के पास थी, और निकाय के पास शुरुआत में QM²/2C थी। तो ये मैंने योग बराबर लिखी है। सबको समझ में आया? धारा की दिशा क्लॉकवाइज रहेगी। नहीं आया समझ में? पहली कंडीशन। दूसरी सिचुएशन का डायग्राम नीचे की तरफ है। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? धारा बढ़ती रहेगी प्रेरक में, क्योंकि संधारित्र की ऊर्जा को कौन ले रहा है? प्रेरक ले रहा है। और किसकी ऊर्जा डाउन होती रहेगी? एक टाइम ऐसा आएगा जब संधारित्र पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? 0। उस टाइम सारी की सारी ऊर्जा किसमें होगी? तो उस टाइम प्रेरक में धारा अधिकतम होगी। तो ये मैंने लिख दिया है। ये ध्यान से मैं थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट करके लिख दे रहा हूं। ये जो दिख रहा है ना IM, ये फिलहाल इस स्थिति में सर्किट के अंदर बहने वाली धारा कितनी होगी? IM। और IM है
मैक्सिमम धारा। कौन सी धारा? मैक्सिमम धारा। नहीं आया समझ में? कौन सी धारा? मैक्सिमम धारा। आगे बात समझ में? प्रेरक अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये धारा को और उसी दिशा में बहाता रहेगा जिस दिशा में धारा बह रही थी। अब आप सोच रहे हो सर इसकी ऊर्जा तो खत्म हो गई, तो ये इधर ही धारा कैसे बहाता रहेगा? मैं कहां कह रहा हूं ऊर्जा पर धारा? ये ऊर्जा तो फिलहाल मैक्सिमम है। किसकी? प्रेरक की। अब ये धीरे धीरे ऊर्जा को कम करने लगेगा। यहां प्रेरक लगा इसीलिए रखा है कि परिवर्तन परिपथ में कोई भी परिवर्तन सडनली ना हो, धीरे धीरे हो। सर ये क्या कह रही है? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक संधारित्र है और ये चार्ज है, इस पर प्लस का चार्ज है, इस पर। आप देखो मैं इसके दोनों तारों को टच करवा देता हूं, भड़ाका उठेगा एक तेजी से स्पार्किंग होगी और तुरंत करंट जीरो, डिस्चार्ज। ये अगर आपको देखना है, पंखे के अंदर कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर उठाओ, बिजली के बोर्ड में लगाओ, चेक करने के लिए लगाते हैं मिस्त्री, लगाते हैं, फिर दोनों को टच करके देखते हैं, टच करते ही स्पार्किंग होती है। अगर स्पार्किंग हो रही है तो कैपेसिटर ठीक है, नहीं हो रही है तो खराब है। और वो स्पार्किंग एक ही बार होगी। ऐसे लगाओगे, अब कैपेसिटर चार्ज है, दोनों तारों को टच करवाओ, एक बार तेज आवाज आएगी, स्पार्किंग होगी, दोबारा टच करवाओगे कोई आवाज, वो तुरंत डिस्चार्ज हो गया, सारा करंट तुरंत खत्म हो गया। इतना सारा चार्ज बहुत कम समय में बह गया, तो धारा क्या होगी? बहुत कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। अगर बहुत सारा चार्ज, देखो ध्यान से इसमें, बहुत सारे चार्ज को सर्किट के अंदर तुरंत बहा दिया बहुत कम समय में, डेल्टा टी बहुत कम है, लगभग किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ। और आवेश ये था मान लीजिए क्यू, तो धारा कितनी होगी पता? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। जब समय बहुत कम समय में सारे चार्ज को खा गए आप, जो कैपेसिटर पे था, तो बहुत कम समय में खा गए, तो समय बहुत कम है, में धारा का मान अचानक से बहुत बढ़ जाता है, और धारा के बढ़ने से तार पिघल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? ऐसा नहीं होने देना है। आज को आपको पता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा ना सर्किट में, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। और देखो आर का प्रभाव कम पड़ता है, टी का प्रभाव कम पड़ता है, आई का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आई का स्क्वायर होता है। नहीं आया समझ में? तो करंट ज्यादा सर्किट में नहीं होनी चाहिए। और शॉर्ट सर्किट में क्या ही बढ़ता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट ही तो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? करंट। करंट के बढ़ने से तुरंत सर्किट ब्रेक हो जाता है, पिघल जाते हैं तार वार सब। दो तारों को ऐसे टच करवा दो, बीच में कहीं ज्वाइंट जहां होगा वहां से फ्यूज उठ जाएगा, या जहां जहां मीटर वगैरह लगे हुए वहां से तार जल जाए। समझ में आई कि नहीं बात? अगर कैपेसिटर के पैरेलल में ये नहीं होता ना, तो ये एनर्जी तुरंत डिफ्यूज हो जाती। लेकिन इसका लगाने का फायदा पता है क्या है? धीरे धीरे तो ऊर्जा लेगा, फिर धीरे धीरे देगा। और धीरे धीरे का मतलब समय बढ़ा रहा है, आवेश लेने का समय भी धीरे धीरे। और कोई चीज धीरे धीरे हो रही है तो समय ज्यादा लग रहा है। नहीं आया समझ में? तो जब समय ज्यादा लग रहा है ना, तो धारा का मान कम आता है। जब टी का मान बढ़ता है तो धारा का मान कम आता है, तो सर्किट गर्म भी नहीं होता है। ये काम है इसका। इसमें से धीरे धीरे कम लेगा, मतलब ये सर्किट में होने वाले परिवर्तन को तुरंत नहीं होने देता। होगा परिवर्तन, होगा, लेकिन धीरे धीरे। तो अब ये पता है धारा मैक्सिमम है, अब ये धारा जीरो भी होगी लेकिन धीरे धीरे होगी। तो अब ये क्या करेगा? उधर ही धारा को बहाता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम से क्या करता लाएगा? कम करता लाएगा। तो तीसरे इस सिचुएशन में इस पर आवेश जीरो, इस पर जीरो, धारा मैक्सिमम। तो मेरे को एक बात बताओ, सारी की सारी एनर्जी कौन से टाइप की है? ये इस कंडीशन में ऊर्जाएं, कैपेसिटर पर ऊर्जा जीरो, और सारी की सारी ऊर्जा प्रेरक के अंदर यूएल, और यूएल में ऊर्जा आ जाएगी 1/2 आई एम का स्क्वायर, मैक्सिमम धारा का स्क्वायर। समझ में आया? ये इस जगह ऊर्जा है। तीसरे डायग्राम में आ जाओ, धारा उधर ही बहती रहेगी, क्योंकि ये सडनली जीरो नहीं करता है।
अब उधर ही धारा बहेगी तो आवेश तो पहले ही 0 हो चुका था, तो इस पर अब वापस से क्या आने लग जाएगा, चार्ज आने लगा। सर इस पे चार्ज कैसे आने लग गया? भाई इसकी धारा कम हो रही है, यहां मैक्सिमम थी, अब ये क्या करेगा, तो धारा को कम करेगा, तो इसकी ऊर्जा कम हो रही है। इसकी ऊर्जा कम हो रही तो क्या हुआ, हवा में जा रही है, किस में जा रही है, कैपेसिटर में जा रही है। तो कैपेसिटर में जब ऊर्जा जा रही है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो कैपेसिटर में 2A की चार्ज डिनोट करेंगे, फिर फुली चार्ज करेंगे इसको। मैं 1-2 चार्ज ही डिनोट कर रहा हूं बस। तो होगा क्या, देखो अगर धारा ऐसे बह रही है तो धारा के विपरीत दिशा में कौन बहते हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू होंगे। और न्यूट्रल यानी उदासीन वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर पॉजिटिव आवेश आता है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकाल कर इधर, सर ये आपको कैसे पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, धारा से, धारा ऐसे, धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऊपर जाएंगे, तो जिधर जाकर इकट्ठे होंगे वहां तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिधर से निकल रहे हैं वहां पर पॉजिटिव। ये बीच की सिचुएशन है, ये यही सिचुएशन है। धारा भी कम और आवेश भी कम, ना तो आवेश मैक्सिमम है ना धारा मैक्सिमम है, तो यही इक्वेशन यहां फिर से मैं लिख सकता हूं। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना। और अब तीसरी सिचुएशन, 4 डायग्राम हो गए, 4 डायग्राम के बाद में अब एक डायग्राम और बनाना है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, अब आप बताओगे मेरे को, आप बताओगे डायग्राम में क्या परिवर्तन आएंगे। ये प्रेरक है, प्रेरक ऐसा था, और धारा कैसे बहेगी, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ये धारा जो है ये बहती बहती क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे डाउन हो रही है, तो यहां आई का मान कितना, 0। जब धारा का मान 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो सारी ऊर्जा किस में चली जाएगी, तो कैपेसिटर में यहां कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक नहीं अनेक, फुली चार्ज, फुली चार्ज। और यहां पर अब मैं आवेश लिखूंगा QM। सारी की सारी ऊर्जा किसके पास, कैपेसिटर के पास, QM स्क्वायर अपॉन 2C, और इसकी ऊर्जा 0, UL। समझ में आया? ये आपका कौन कंप्लीट हो गया, LC दोलन। अब इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है वो अपने को करनी है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है ये सारी थ्योरी डायग्राम, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में, देखेंगे इसके बाद। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी गणितीय विवेचना। उसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ क्या निकालनी है, आवर्ती निकालनी है। अब आप सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था, ये याद है क्या आपको, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसी इक्वेशन का मैं प्रयोग में ले रहा हूं, ध्यान से देख लो ये क्या है। और इस इक्वेशन के अंदर ही अब मैं कुछ कैलकुलेशन का पार्ट इसमें आएगा, तो ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूं। अपने को पता है, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं ऊपर दिया हुआ है कि Q स्क्वायर अपॉन 2C जो होगा वो प्लस में 1/2 LI स्क्वायर बराबर QM का स्क्वायर अपॉन 2C होगा। और ये जो है ये नियतांक होगा, क्योंकि ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है ना। अरे ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस थोड़ी आएंगे। इस समीकरण का मैं समय के साथ अवकलन कर दूंगा। नहीं आया समझ में? तो उपरोक्त समीकरण का समय के साथ अवकलन करने पर, अवकलन करना है, समय के साथ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करना है। नियतांक का अवकलन क्या होता है, नियतांक का अवकलन 0 होता है, तो इधर तो नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0 हो जाएगा। तो दोनों तरफ अवकलन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। Q स्क्वायर,
देखो संधारित्र की धारिता नियत रहेगी, बनते टाइम ही फिक्स हो जाती है नियत। संधारित्र जब जन्म लेता है तो धारिता फिक्स हो जाती है, एल भी फिक्स हो जाएगा, एल एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है। क्यू स्क्वायर का आप अवकलन करोगे, ध्यान से देखो 1/2c, ठीक है, और यहां लिखेंगे d/dt ऑफ क्यू स्क्वायर। अब आप ही करेंगे इसको 1/2l d/dt ऑफ, सर आई कैसे नियतांक नहीं लिया आपने? अरे आई तो सर्किट में जगह जगह अलग अलग है, कभी बढ़ रही है कभी, तो घटती और बढ़ती चीज को कांस्टेंट नहीं लेंगे। और इसका जब अवकलन करोगे तो बोलो 0, करके रख दिया ये सीधा। अब इसको ध्यान से देखो 1/2c, क्यू स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 2q, और टाइम के साथ करना है तो आ जाएगा dq/dt। समझ में आया? प्लस 1/L/2 2i di/dt। कुछ समझ में आया? और आगे क्या करोगे? 0। इसको मैं ऊपर की तरफ खिसका रहा हूं और आगे देखो क्या करें। अब मेरे को ये समीकरण बनाना है किसके रूप में? देखो क्या करो, इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कैंसिल, और ये बन जाएगा Q/C और dQ/dt, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी, देखो यहां आ जाएगा 2 से 2 Li और di/dt। नहीं यही बात समझ में? अब क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखो, मेरे को पता है आई बराबर जो होता है ना वो होता है dQ/dt। अब बराबर में 0 भी आएगा, बराबर में क्या आएगा? 0। आई की वैल्यू लिख दो इसमें, आई बराबर मैं जानता हूं, देखो आई बराबर होता है dQ/dt। समझ में आ रहा है? अब इस आई की जगह अगर मैं dQ/dt लिखूंगा तो di, इसका अवकलन करो, डबल टाइम हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा di/dt को क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको लिख सकते हैं d2q/dt²। नहीं आया समझ में? अब ये वैल्यू आ जाएगी, इसको लिखने के बाद में क्या करूंगा मैं, इसके अंदर पुट करो, ये वैल्यू आ जाएगी Q/C, ठीक है, और ये आ जाएगा dQ/dt, और प्लस में लिखोगे Li d2q/dt²। समझ में आ रही बात? और ये वैल्यू आ जाएगी देखो यहां पर 0 के बराबर। समझ में आ रहा है क्या कॉमन लोगे इसमें? वो तो डबल टाइम डिफरेंशिएशन है। किसकी जगह? dQ/dt की जगह क्या रख दें? आई रख दो, ठीक है। मैं ये क्यों बना रहा हूं ये ध्यान से देखो, आपको आना चाहिए वो। आपको याद है d2y/dt² प्लस kx बराबर 0 होता था स्प्रिंग के लिए। सरल आवर्त गति पढ़ी थी क्या? सरल आवर्त गति में देखो ओमेगा n बराबर क्या होता था? √k/, या m होता था m, तो √k/m आता था। ये x लिख दो चाहे y लिख दो, ये x लिख दो, d2x/dt²। याद है क्या? अगर ऐसी समीकरण बन जाती है तो इस समीकरण के गुणनफल में जो आता है ना वो ओमेगा n का स्क्वायर होता है, ओमेगा का स्क्वायर। ये मैंने पहले भी करवाया था, याद करो। अरे ये मैंने चुंबक वाले के अंदर वो जो दोलन गति कर रहा था ना, कौन? छड़ चुंबक। छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में दोलन गति करता है, उसके दोलन की आवर्ती निकाली थी ऐसे ही। तो इसके अंदर जो x के गुणनफल में आता है ना वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा वो। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कॉमन लेने के लिए मैं किसको काटूंगा पहले? तो मैं लिखूंगा i बराबर क्या लिखूंगा? dQ/,
dt। तो ये आ जाएगा मेरे पास में q अपॉन c इंटू आई, प्लस का मेरे पास में आ जाएगा li, और इंटू में आ जाएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर। ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर। समझ में आया ये? अब इसमें क्या कॉमन ले लोगे? आई। ठीक है, नहीं आया बात समझ में? क्या कॉमन ले लोगे? आई। आई को कॉमन लेकर के, अरे समझ में आया? ये समझ में आया? इस डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिख दिया? आई कॉमन ले लो। अब इसको कॉमन लेने के बाद में देखो ध्यान से, मैं ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, ये वाली टर्म, क्योंकि ये इक्वेशन में पहले आती है ना, ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूं। देखो ध्यान से, इस वाली टर्म को लिखूंगा मैं d2q अपॉन dt स्क्वायर, और आई को बाहर ले लूंगा, अंदर कौन बचेगा? l। ठीक है, प्लस के अंदर लिखूंगा q अपॉन c, और आई बाहर चला गया, और इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। अब आई का मान तो 0 होगा नहीं, ये वाली टर्म किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये वाली टर्म 0 के बराबर करेंगे। अब इस वाली टर्म को मैं 0 के बराबर कर दूंगा, और ध्यान से देखो, मैंने कहा था इसके गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जगह खाली होनी चाहिए, याद है क्या? तो मैं लिख देता हूं, इसको सीधा लिख देता हूं, d2q अपॉन dt स्क्वायर इंटू में l है, और ये q अपॉन c, ये किसके बराबर है? अब ये जगह खाली होनी चाहिए, तो मैं l से डिवाइड कर दूंगा, ये जगह खाली चाहिए ना मुझे, l से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर, और l से डिवाइड करूंगा तो प्लस का q अपॉन lc। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आई समझ में? अरे आई कहां गया? बाहर चला गया, 0 में गया ना वो तो। मैंने कहा आई 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा? अंदर वाला पोर्शन। और ये सब किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। अब याद करो, ये वही इक्वेशन है, देखो d2q, ये भी q है, ये भी q है, तो इस q के गुणनफल में जो होगा ना, वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां आएगा ओमेगा के कांस्टेंट में कौन है? ओमेगा के बगल में कौन है? ओमेगा के बगल में कौन है? 1/LC। तो ध्यान से देखेंगे, ये एक समीकरण है, और इस समीकरण के अंदर जो, इसके बगल के अंदर जो सॉल्यूशन होगा ना, वो जो मल्टीपल होता है, वो इसका उसके बराबर होगा। ये एक द्विघात 2 सेकंड ऑर्डर की कौन सी समीकरण है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलज समीकरण। तो यह एक क्या है? यह एक द्वितीय ऑर्डर की है ना, सेकंड ऑर्डर लिख रहा हूं, द्वितीय कोटि लिख लेना। सेकंड ऑर्डर की एक कौन सी समीकरण है? अवकलन समीकरण है। तो यहां इसके मल्टीपल में, क्यू के मल्टीपल में जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो एलसी के बराबर होगा। ठीक है, और यहां से मेरे पास निकलेगा ओमेगा बराबर 1/√LC। ये दोलन की आवर्ती हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार क्या आता है? काम आता है। इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इसका हल। उपरोक्त समीकरण का हल क्या होगा? इस समीकरण का हल होता है द्विघात समीकरण का हल। उपरोक्त समीकरण का हल लिख सकते हैं हम, Q बराबर QM साइन ओमेगा टी माइनस 5। अरे आवेश की समीकरण है, आवेश की। आपको याद है सरल आवर्त गति के अंदर y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखते थे, और ये माइनस का फाई करके लिखते थे। और इसके लिए समीकरण क्या आती थी? d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस का ky बराबर 0। यहां से ओमेगा, यहां m चलता था m, तो यहां ओमेगा आता था √k/m। तो अगर ये समीकरण आती है तो इसका हल ये होता है, तो ये समीकरण आएगी तो इसका हल ये होगा। यहां देखो, ये a होता है जो y का अधिकतमान होता है, जिसको आयाम कहते हैं।
तो यहां जो ये क्यू, यहां जो क्यू एम होगा यो क्यू का अधिकतम मान होगा। इस प्रश्न में यही तो लेते आए हैं। समझ में आया? समझ में आ गई बात? उपरोक्त समीकरण का हल हो गया। अब मेरे को याद करो शुरुआत में मैंने क्या लेकर के चला था, मैं t = 0 पर आवेश का मान कितना था? t = 0 पर अधिकतम आवेश था संधारित्र में। भी समय पर संधारित्र में आवेश बताती है। मेरे को पता है कि t = 0 पर तो वो पहले ही क्या था, qm था। मैं ये चीजें इसमें पुट करूंगा, तो मैं इस q की जगह क्या पुट करूंगा, qm, और बराबर में क्या पुट करूंगा, qm, और मैं यहां पुट करूंगा साइन ओमेगा टी की जगह मैं पुट करूंगा 0 माइनस का फाई। कुछ समझ में आया? ये एक से एक कट गया, तो यह आ गया मेरे पास साइन फाई। साइन आया माइनस का फाई, और यह आ जाएगा माइनस का फाई बराबर 1, और इसका मतलब होता है साइन फाई का मतलब -1। ठीक है, तो फाई की वैल्यू बताओ, बताओ। साइन का मान -1 कब होता है? अरे भले आदमियों कब होगा ये? साइन 180 प्लस 180 बताओ मेरे को कितना हो रहा है? 180 ये साइन बताओ कॉस हो गया, सॉरी साइन 180। 180 में कुछ ऐड कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या हो जाए, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो माइनस का साइन 90 + 90 कितना हो गया, cos 90, तो ये तो 0 हो गया भाई, तो ये वैल्यू नहीं हो रही है ना। तो बताओ मुझे एंगल का मान बताओ कब होता है? एंगल का मान, अरे मैं -π/2, मैं ये कह दूं क्या एंगल जो है वो माइनस का π/2 है? अब कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? या फाई की जगह क्या रख दो, या फाई की जगह अगर π/2 रखते हो जब तो 1 आता है, -π/2 रखोगे तो -1 आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या आई, -π/2, तो यह आई फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, -π/2, और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी Q = QM साइन ओमेगा टी, और माइनस प्लस π/2। ये चार्ज की इक्वेशन है, ध्यान रखना। किसकी इक्वेशन है? चार्ज की। आप किसी भी समय इस परिपथ के अंदर क्या ज्ञात कर सकते हो, चार्ज। संधारित्र पर आप आवेश ज्ञात कर सकते हो। इसी समीकरण का आप क्या कर सकते हो, इसी समीकरण का क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। अवकलन करके क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। ये आपका कौन कंप्लीट हो गया, एलसी दोलन का मैथमेटिकल एनालाइसिस।